बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर कौन कौन सी खुराक को जज़ब किया जा रहा है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो इन प्रोसेसेस के लिए हेल्पफुल हैं, और एट द एंड द अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स दे आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक में मौजूद हैं आपके लिए, और अगर मुकम्मल तौर पे पूछ लिया जाए तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ओके, so for the details on the board. All right students, topic है हमारा large intestine, बड़ी आंत। जी, large intestine is the last major component of the digestive system. Okay, अब खुराक को जब हमने इंजेस्ट किया तो ओरल कैविटी से उसका सफर शुरू हुआ। शुरू में मैकेनिकल डाइजेशन की गई दांतों की मदद से, फिर केमिकल डाइजेशन का आगाज हुआ ओनली फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसैकेराइड्स, जो कि शुरू किया स्लाइवरी एमिलेज ने। ओके, उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह से चबा के नरम किया गया और म्यूकस और स्लाइवा ऐड करके बोलस बना दिया गया। उस बोलस को एसोफेगस में पेरिस्टालसिस के अमल के जरिए आगे पुश किया गया और स्टमक तक पहुंच गई खुराक। अब इस खुराक के अंदर जो बाकी कंपोनेंट्स में प्रोटीन्स मौजूद थे, पेप्सिन ने उसको केमिकली डाइजेस्ट किया और स्टमक की अपने चर्निंग प्रोसेस की वजह से उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद इस खुराक को कायम की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। देयर वाज अ सेमी सॉलिड मास ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द स्टमक। तो वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड की एक फॉर्म है, दैट इज नोन एज कायम। फिर उस कायम के बनने के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर को ओपन किया गया एट द बॉटम ऑफ द स्टमक और खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन के हवाले कर दिया गया, जहां पे ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे डाइजेशन के अमल को मजीद फर्दर प्रोसेसेस में से गुजार के और खुराक को छोटे छोटे ज़रात में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जेजनम और इलियम से होती हुई ये खुराक आहिस्ता आहिस्ता हजम भी हुई, उसमें से काम की चीजों को ब्लड स्ट्रीम के अंदर जज़ब भी कर लिया गया और फर्दर उनकी डेस्टिनेशंस की तरफ भेज दिया गया। अब जो लिक्विड्स मौजूद थे इस फूड के अंदर, स्पेशली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सॉल्ट्स, और उसके साथ ही साथ वो जूसेस वगैरह जो या तो खुराक के अंदर से निकले या आपने डायरेक्टली लिक्विड की फॉर्म में इनटेक किए, वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच चुके हुए हैं। ऑलराइट, अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन यहां से शुरू होगा स्टूडेंट्स। ओके, और इसके लिए दो बेसिक पॉइंट्स मैं मेंशन करने जा रहा हूं और ये नोट कर लें। दिस इज द प्राइमरी function of large intestine। बड़ी आंत के दो बुनियादी फंक्शंस हैं। The first one is solidification of waste, all right? And the second one is absorption of liquids that are water and dissolved salts. All right students, अब यहां पे दो चीजें मैंने मेंशन की हैं। पहले नंबर पे तो वो तमाम खुराक के अज्जा जो हजम होने के बाद और उनमें से काम की चीजें जो जज़ब की जा चुकी हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचेंगे, तो वहां पे इनको मजीद कॉम्पैक्ट कर दिया जाएगा। कॉम्पैक्ट करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस किया जा रहा है, और वो क्या है कि पानी और बाकी लिक्विड्स को बीच में से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या जो अनडाइजेस्टेड फूड की फॉर्म बची है वो ऑटोमेटिकली खुद से ही सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, अब इसके लिए स्टूडेंट्स जो पानी और नमकियात जज़ब किए जा रहे हैं, एक नई टर्म मैं आपके लिए मेंशन करने जा रहा हूं, एंड दिस इज एक्चुअली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स दैट आर नोन एज एक्वापोरिन्स। ऑलराइट, एक्वापोरिन्स। और ये एक्वापोरिन्स क्या है? चैप्टर नंबर 4 के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने ये चीज मेंशन की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म के प्रोटीन चैनल्स या पोर्स मौजूद होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यही चीज यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं। एक्वा फॉर वाटर, पोरेंस आर स्पेशलाइज्ड चैनल्स,
और इनका क्या काम है? फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन वाटर को सेल्स के अंदर जज़ब कर लेना, ऑलराइट। और जब भी पानी मूव करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस, ऑलराइट स्टूडेंट्स। सो ऑस्मोसिस को प्रमोट करने के लिए, वाटर का अपटेक बढ़ाने के लिए जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन चैनल्स यहां पे मौजूद हैं, these are aquaporins and they enhance the absorption of water and dissolve salts and electrolytes, okay? तो ये चीज मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं बोर्ड के ऊपर। स्पेशलाइज्ड protein channels that enhance the uptake of water and electrolytes, water especially, from lumen of intestine into the cells of the intestine. Alright students, तो ये है एक्वापोरेंस की तारीफ। उसके बाद अगर हम बाकी कंपोनेंट्स की तरह लार्ज इंटेस्टाइन के कंपोनेंट्स को देखना चाहें तो वी कैन डिवाइड द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू इट्स डिफरेंट पार्ट्स, ओके? इसके कौन कौन से हिस्से बनाए जा सकते हैं, इनको भी वन बाय वन एनलिस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज सीकम, ऑलराइट। फिर इसके साथ ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होता है, दैट इज नोन एज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बाद कोलन, द मेजर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद रेक्टम, एंड द लास्ट पार्ट इज एनस, the aboral opening from which the undigested waste it will be expelled out of the body, okay? खुराक का वो हिस्सा जो हम जज़ब या हजम नहीं कर सके उसको वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्म में जो बॉडी से बाहर खारिज किया जाता है उसके लिए जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज एनस, ऑलराइट। अब इन सब पार्ट्स को वन बाय वन जो हमने लिस्ट किए हैं इनकी हम डिटेल्स भी देख लेते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग इज सीकम। सीकम के लिए स्टूडेंट्स मैं बस एक ही जुमला मेंशन करूंगा और आप बस इतना सा ही इसको याद रख लें बेशक। It is sac-like part of large intestine present between ileum and colon. All right, students. कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इनके दरमियान में जो जंक्शन है, जो जोड़ वाला सिरा बन रहा है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कंबाइन हो रही है, वहां पे एक प्रोजेक्टेड सैक लाइक ओपनिंग बनती है और इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम हमने रख दिया है सीकम, ऑलराइट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद अगर फर्दर दूसरा कंपोनेंट हम देखें तो दैट इज अपेंडिक्स। ये बहुत ज्यादा अहम चीज है और इसके मुतालिक आपको पता भी होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब ये टर्म आमतौर पे हम सुनते हैं कि फलां बंदे ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लिया और उसका ऑपरेशन के बाद अपेंडिक्स निकाल के फेंक दिया गया है, तो इसको समझ भी लें कि ये अपेंडिक्स होता क्या है और इसके ऑपरेशन की जरूरत क्यों पेश आती है, ओके? सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो हमें नजर आ रहा है, ओके? इसको पहले डिफाइन कर लें। फिंगर लाइक प्रोसेस or projection present at the junction of small and large intestine near the right bottom of abdomen. All right, students. उंगली की तरह जो छोटी उंगली है
इसकी तरह का एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर उभार नजर आता है, बिल्कुल बारीक सा वर्म लाइक स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है, कि देखने में ये चूंकि एक कीड़े की तरह या अर्थवर्म के जैसा नजर आ रहा होता है, तो इसकी तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे एब्डोमिनल बॉटम पे राइट साइड पे दाएं जाने मौजूद होता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है अपेंडिक्स। अब यहां पे एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताता चलूं कि अपेरेंटली दिस इज अ यूजलेस स्ट्रक्चर। ओके, देखने के लिहाज से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है, कि अपेंडिक्स हमारे किसी काम का नहीं है। ऑलराइट, लेकिन स्टूडेंट्स लेटेस्ट रिसर्चेस से यह बात साबित हुई है कि यह बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है, कहीं ना कहीं कोई फंक्शन जरूर परफॉर्म कर रहा है। और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इसको हम यहां पे मेंशन करते हैं बोर्ड के ऊपर। अपेंडिक्स contains masses of lymphoid tissue, और अगर lymphoid tissue इसके पास मौजूद है तो इसका मतलब क्या है? It contribute to immunity of the body। जिस्म का जो कुव्वत मुदाफियत का निजाम है उसमें यह अपना किरदार अदा कर रहा होता है। और इसके साथ ही साथ it also serves as storehouse of bacteria। इसके अंदर बैक्टीरिया भी मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब यह है कि मुकम्मल तौर पे यूजलेस कह देना यह बात इसके लिए ठीक नहीं होगी, बल्कि अगर हम इसको यूं कहें कि है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ अटैच्ड, लेकिन डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, तो फिर हम इस बात को जस्टिफाई जरूर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अपेंडिक्स एकदम से इतना ज्यादा इन्फेक्टेड किस तरह से हो जाता है कि जिसकी वजह से शदीद किस्म की तकलीफ पैदा हो जाए और बाद में फिर इसको कटवा के रिमूव करना पड़ जाए। ऑलराइट, तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैं इसकी वजह मेंशन कर रहा हूं। पहले नंबर पे इसका जो इन्फेक्शन है, जो जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कि ये अपेंडिक्स का मसला पैदा हो गया, ओके, उसके लिए एक और स्पेसिफिक टर्म है, दैट इज द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। इट इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। ओके, ये बात याद रखिएगा कि इन्फ्लेम्ड इन्फेक्शन है, तो इस वजह से हम इसके साथ टिस लगा रहे हैं एंड पे, दैट इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। ओके, तो ये चीज मैं मेंशन करूंगा यहां पे। दिस इज अबाउट द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स and it is known as appendicitis। all right, और appendicitis है क्या? acute inflammation of appendix। okay, अब स्टूडेंट्स ये दो टर्म्स आमतौर पे यूज होती हैं, acute और chronic। okay, अगर कोई बीमारी बहुत देर से चलती आ रही है और उसकी अलामात देर से जाहिर होना शुरू हो तो उसको हम कहते हैं दिस इज अ क्रोनिक इन्फेक्शन। ओके, लेकिन अगर कोई बीमारी फौरी तौर पे इन्फेक्शन का आगाज करे और उसके फौरन बाद ही उसकी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएं तकलीफ की सूरत में या किसी भी और फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं दिस इज एक्यूट इन्फेक्शन। ओके, अब इस एक्यूट इन्फेक्शन की वजह क्या है? एंड द कॉज ऑफ appendicitis is blockage of infectious bacteria। ऑलराइट, ऐसे बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। हो सकता है कि वो खुराक जो ऊपर से पास ऑन हो के नीचे आ रही है, वो ज्यादातर बैक्टीरिया तो उसमें से पहले ही खत्म हो चुके हुए हैं। ओके, क्योंकि आपके HCl और एसिडिफाइड मीडियम की वजह से बहुत ज्यादा एंटीसेप्टिक इफेक्ट हुआ और बैक्टीरिया की डेथ हो गई। लेकिन उसके बावजूद स्टूडेंट्स कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस मीडियम के लिहाज से भी रेजिस्टेंट हैं और उनके ऊपर इस एसिडिक मीडियम का असर भी नहीं होता। अगर उस तरह के कुछ इंफेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया खुराक के साथ अपेंडिक्स में आए और वहां पे रुक जाएं, एक तो प्रॉब्लम ये हो सकता है। इसके अलावा if appendix
fail to empty its contents, वो चीजें जो इसके अंदर दाखिल हो गई हैं, अगर अपेंडिक्स बर वक्त उनको बाहर ना निकाल सके तो ये भी मसला हो सकता है। ओके, और फिर आपकी बुक में एक टर्म मेंशन की गई है, दैट इज नोन एज प्यूट्रिफिकेशन। ओके, इसके लिए एक और टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज प्यूट्रिफेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों टर्म्स मतलब इनका सेम है, और वो क्या है कि वो खुराक जो अब यहां पे दाखिल हुई अपेंडिक्स में, उसके बाद उसका डिकेइंग प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, यानी कि उसकी तोड़फोड़ वहीं पे शुरू कर दी जाए। ऑलराइट, इसकी वजह से क्या होगा, if the appendix fails to empty its contents or putrefaction starts, अब क्या होगा, painful sensation, एकदम से तकलीफ होना शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, and swelling of appendix may start immediately, और यह भी पॉसिबल है कि उस इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की वजह से ऐसा हो कि अपेंडिक्स आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाए। ऑलराइट, इसकी वजह से और ज्यादा तकलीफ और दर्द होना शुरू हो जाएगी, और इसके लिए फिर स्टूडेंट्स एक कामयाब किस्म की रेमेडी और इसका इलाज मौजूद है, और वो क्या है कि फौरी तौर पे अपेंडिक्स को काट के अलहदा कर दिया जाए। ओके, एंड दिस टेक्निक इज नोन एज appendectomy. Alright, और appendectomy को भी हम डिफाइन कर लें, surgical removal of appendix. Alright students, कि अपेंडिक्स को काट के ऑपरेशन के जरिए अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, और चूंकि पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई अहम किरदार अदा नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब यह है कि इसके निकल जाने से डाइजेशन के ऊपर कोई खातिर खा असरात नहीं होंगे। ऑलराइट, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि इन चीजों से बचा किस तरह से जा सकता है, कि अपेंडिसाइटिस से खुद को या अपने छोटे बहन भाइयों को आप किस तरह से महफूज रख सकते हैं। आमतौर पर तो ये प्रॉब्लम देखा ही बड़े लोगों में जाता है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि खाने के फौरन बाद या तो बहुत ज्यादा जंपिंग हॉपिंग किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू कर दी जाए, कि उछल कूद वाला काम शुरू कर दिया जाए, या फिर एक और चीज जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और वो ये है कि खाना खाने के बाद फौरन लेट जाना। ऑलराइट, इसकी वजह से भी समटाइम्स फूड पार्टिकल्स जो हैं वो अपेंडिक्स में दाखिल हो जाते हैं और अपेंडिसाइटिस का बायस बन सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस किस्म के पोस्चर से या इस किस्म की एक्टिविटी से जरूर बचा जाए कि जिनकी वजह से ये खतरा पैदा हो सके कि कहीं फूड पार्टिकल्स वगैरह अपेंडिक्स के अंदर ज्यादा देर तक रुक ना सके। ओके, तो दिस इज अबाउट द अपेंडिक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पार्ट इज कोलन। ऑलराइट, हमारे सीक्वेंस के लिहाज से कोलन विल बी द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लेकिन एज अ होल जो हमें मेजर पोर्शन नजर आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, दिस इज कोलन, और इसके तीन हिस्से हैं। द फर्स्ट वन इज ascending colon, the second one is transverse colon, and the third one is descending colon. All right students, ये तीनों हिस्से हमें जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस इमेज के अंदर, कि ascending ऊपर जाता हुआ हिस्सा, ट्रांसवर्स जो ऊपर की जानिब स्मॉल इंटेस्टाइन से भी ऊपर मौजूद है वो वाला पार्ट, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ को आता हुआ हिस्सा, दैट इज नोन एज डिसेंडिंग कोलन। ऑलराइट, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहां पे खुराक को जज़ब किया जाएगा, जो लिक्विड्स हैं, वाटर है, उसका मैक्सिमम प्रोपोर्शन यहां पे जज़ब कर लिया जाता है, और उसके साथ ही साथ एक बहुत अहम चीज जो यहां पे मौजूद है, देयर इज बैक्टीरियल फ्लोरा। अब स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल फ्लोरा में पहले नंबर पे तो इस टर्म को समझ लें। ओके, क्योंकि वेजिटेटिव फंक्शन परफॉर्म करें
तो इस वजह से इसको हम फ्लोरा में शामिल कर रहे हैं। नॉर्मली फ्लोरा की टर्म प्लांट्स के लिए यूज की जाती है, लेकिन चूंकि यहां पे ये कीमोसिंथेसिस करेंगे और उसके साथ ही साथ हमें भी फायदा पहुंचा रहे हैं। वो किस तरह के रिहाइश पजीर हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, बड़ी आंत में बैठे हुए, लेकिन यहां पे रहते हुए साथ ही साथ आपको विटामिन के बना के दे रहे हैं। ऑलराइट, और विटामिन के करेगा क्या स्टूडेंट्स, आपके ब्लड के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं वो बनाने के लिए विटामिन के बहुत ज्यादा एसेंशियल विटामिन है, तो इसकी जरूरत वहां पे पेश आती है। ओके, फिर इसके साथ ही साथ एक और चीज इजाफी में मेंशन करता चलूं कि समटाइम्स बी कॉम्प्लेक्स, ऑलराइट, विटामिन्स बनाने वाले बैक्टीरिया दे आर आल्सो रिजाइडिंग इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ ये कि खुराक को जज़ब किया जा रहा है, बल्कि ऐसे बैक्टीरिया को लार्ज इंटेस्टाइन अपनी इन फोल्डिंग्स के अंदर पनाह दिए हुए है कि जो आपके लिए विटामिन्स बनाएंगे और आपकी खुराक को जज़ब करने के लिए और आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और तो और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद दो अलग-अलग से इन्फेक्शंस हैं जिनका मैं जिक्र यहां पे करता चलूं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। द फर्स्ट वन इज डायरिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, डायरिया जिसे आमतौर पे हैजा कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, अपेरेंटली बड़ों के लिए तो ये इतना ज्यादा कोई नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो मसले वाली चीज है वो इसका ऑप्टिमाइज्ड इफेक्ट होता है। और ऑप्टिमाइज्ड इफेक्ट क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ऑलराइट, अब इसकी वजह क्या क्या हो सकती है इसको देख लें। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई इंफेक्शन हो जाए, और बैक्टीरियल इंफेक्शन, ओके, और यह भी पॉसिबल है कि कोई ड्रग इफेक्ट हुआ हो, ओके, किसी दवाई के जो ड्रॉबैक्स या नेगेटिव इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स की फॉर्म में यह पॉसिबल है कि लिक्विड्स एब्जॉर्ब ना हो रहे हो, ओके, और तो और इमोशनल डिस्टर्बेंस जिसमें सरे फहरिस्त स्ट्रेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबल है कि या तो डायरेक्टली बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, या फिर ऐसा है कि किसी ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से पॉसिबल हो, या किसी मिसयूज्ड ड्रग के इफेक्ट की वजह से ऐसा होना शुरू हो जाए। और तीसरे नंबर पे ये चीज कि इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि कोई ऐसी सूरत हाल जिसमें बॉडी अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन डेवलप हो चुकी हुई है, तो उस सूरत में लार्ज इंटेस्टाइन लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करना छोड़ देगी। जब लार्ज इंटेस्टाइन लिक्विड्स को या वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो लूज मोशंस स्टार्ट हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स, आगाज में ये जो मोशंस हैं इनसे फील नहीं होता, लेकिन बॉडी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस आना शुरू हो जाती है। और फिर एट द एंड नुकसान कब होता है कि जब रिक्वायर्ड वाटर लेवल भी मेंटेन ना किया जा रहा हो, जब पानी बॉडी की जरूरत से कम होना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में फिर डिहाइड्रेशन का आगाज हो जाता है। और इस डिहाइड्रेशन की वजह से ना सिर्फ बच्चों की बल्कि बड़ों की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से फौरी तौर पे निमकोल या ORS या इसी तरह से नमकियात मिला हुआ पानी फौरन स्टार्ट कर लिया जाए, और साथ ही साथ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का आगाज भी कर देना चाहिए। ऑलराइट, तो इस वजह से इस चीज को, अगर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ रहा है या प्रोलॉन्ग्ड डिजीज है, तो इसको बिल्कुल इजी ना लिया जाए, बल्कि फौरी तौर पे इसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसके ऑपोजिट समटाइम्स एक और काम भी हो रहा होता है, एंड दैट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जिसे हम उर्दू में कब्ज का मर्ज कह सकते हैं। ऑलराइट, इसके लिए स्टूडेंट्स एक वर्ड मैं जरूर मेंशन करूंगा, यहां पे याद भी रखिएगा इसको। इट इज एक्सेसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ऑलराइट, और वजूहात में सरे फहरिस्त स्मोकिंग, कैफीन इनटेक, ऑलराइट, और बहुत ज्यादा चाय वगैरह पीना। फिर इसके साथ ही साथ यहां पे भी इमोशनल डिस्टर्बेंस को हम शामिल कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स, इस केस में क्या हो रहा है कि डायरिया वाले केस में वाटर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, और यहां पे जरूरत से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि फीसिस ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो गई, और बाकी जो म्यूकस के सेल्स हैं
वो भी अब इस लिहाज से हेल्पफुल नहीं होते कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर खारिज किया जा सके। दैट कंडीशन इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का मर्ज जिसको हम कह सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि इन लिक्विड्स का अपने होम्योस्टैटिक लेवल पे आके एब्जॉर्ब होना या एब्जॉर्ब ना होना, ये चीज भी हमारी सेहत को मुतासिर कर सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप हेल्थी खुराक खाएंगे, सेहतमंद रहेंगे और साथ ही साथ इन बीमारियों से भी बचे रहेंगे। फिर उसके बाद जो एक अहम चीज जो रेमेडी इसके लिए है स्टूडेंट्स, देयर इज फाइबर, ओके, एंड इट इज सेलुलोज। कोई भी ऐसी खुराक, खास तौर पे सब्ज पत्तों वाली खुराक कि जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ भी करता रहता है और साथ ही साथ आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को कॉन्स्टिपेशन वाली फॉर्म में या इस किस्म के मसले से दो चार होने से महफूज रख सकता है। तो ज्यादा वाटर इनटेक इस चीज में मददगार साबित हो सकता है। ऑलराइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज रेक्टम, द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ वेस्ट, जिसको अब हम वेस्ट कह रहे हैं, ओके, फॉर सम टाइम। वो खुराक जो हजम नहीं हो सकी, ऑलराइट, और उसके साथ साथ बहुत सारे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि ऊपर से मूव करते हुए आते जा रहे थे, साथ साथ स्पेशली इवन द बाइल पिगमेंट्स वो भी मूव करते हुए आ रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहां पे आके उनको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाएगा। और चूंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, तो ये भी खतरा हो सकता है कि अगर ज्यादा देर के लिए बॉडी के अंदर रहेंगे तो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, जहरीलापन फैला सकते हैं। इवन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं कि जिनका फीसिस के साथ या स्टूल के साथ बॉडी से पास आउट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रेक्टम थोड़ी देर के लिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद एक डिफिकेशन रिफ्लेक्स डेवलप किया जाता है। और डिफिकेशन रिफ्लेक्स का क्या मतलब होता है कि अब रेक्टम को खाली करने का वक्त आ चुका हुआ है, तो अपनी बॉडी से उस फुजले को बाहर खारिज कर देना, दैट इज नोन एज डिफिकेशन। ऑलराइट, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिफिकेशन रिफ्लेक्स एंड द होल थिंग इज नोन एज डिफिकेशन। लेकिन डिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज एनस। और आपकी बुक के लिहाज से स्टूडेंट्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट मौजूद है, जिसको मैं यहां पे हाईलाइट भी कर रहा हूं। इट इज सराउंडेड बाय टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर्स। और अब तक स्टूडेंट्स स्फिंक्टर्स का तो आपको याद हो जाना चाहिए। स्फिंक्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड रिंग ऑफ मसल्स that control the backflow or outflow of any substance. Okay? किसी भी चीज को या तो वापस जाने से रोकते हैं या फिर बाहर जाने के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे एनस के पास दो मुख्तलिफ इकसाम के स्फिंक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से द इनर स्फिंक्टर is circular and it is made up of smooth muscles. All right, फिर जो दूसरे हैं they are outer sphincter, it is longitudinal and it is made up of striped muscles. All right students, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन स्फिंक्टर्स का फंक्शन क्या है। तो इसके लिए एक बड़ी आसान सी बात यह है कि डिफिकेशन के प्रोसेस को आप अपनी मर्जी से कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं बीइंग एडल्ट्स। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर चूंकि ये स्फिंक्टर्स कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो किसी भी वक्त भी डिफिकेशन कर दें, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो इस चीज को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके कंपोनेंट्स को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर अपेंडिक्स वाला एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और दूसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेडली बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से इन पे ज्यादा एम्फेसाइज करें।
बाकी सारा सीक्वेंस अगर आप याद रखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के काबिल हो सकेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहीं पे इस सेशन को हम खत्म करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।